हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ऊप्स विद सी प्लस प्लस के एमसीक्यू सीरीज को लेके। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट में हम रखेंगे। तो आज हम लगभग जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आपको इस टॉपिक का कराऊँ, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मुझे लगेंगे मैं बस उनका डिस्कस कराता चलूँगा। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो इसमें हम सबसे पहले आपको पता होगा कि आप जैसा कि आपको बीपीएससी टीआरडी जो एग्ज़ाम है इसमें 11th-12th में सी का कहीं भी मेंशन नहीं है, सी प्लस प्लस का जरूर मेंशन है, यानी ऊप्स और सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस का यहाँ पे सिलेबस में आपको एससीईआरटी की बात करो एनसीईआरटी की बात करो तो दोनों में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना ज़रूरी है और इससे निश्चित रूप से आपको 80 में आपको इस टॉपिक से 6 से 7 सवाल आपको दिखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आपको इसमें बेसिक सवाल भी बनते हैं और थोड़े प्रोग्रामिंग टाइप के भी सवाल बनते हैं। तो जितना इस वीडियो की जो भी एग्ज़ाम का जो लेवल है उस हिसाब से मैं आपको सारा क्वेश्चन कराता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। तो बेसिक यूनिट जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो ऑब्जेक्ट होता है, बेसिक यूनिट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये डाटा और फंक्शन को दोनों को ये कंबाइंड कर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है। तो उसी के थ्रू ये टोटल जो फंक्शन और डाटा है उसको हम फैच करते हैं अपने आउटपुट में। तो इसलिए जो यहाँ पे बेसिक यूनिट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लासेज इन सी प्लस प्लस आर। क्लास जो होता है सी प्लस प्लस में वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो आपको ये याद होगा कि जब आप क्लास वहाँ पे क्रिएट करते हो तो आप क्लास का नाम खुद से ही डालते हो कि आपको क्लास का नाम क्या चाहिए, यानी कि क्लास और फिर स्पेस और क्लास नेम। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे क्लासेस इन सी प्लस प्लस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैन बी अचीव्ड इन सी प्लस प्लस। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन में रीयूजेबिलिटी वर्ड का मेंशन दिखे, मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ। हाँ, रीयूजेबिलिटी वर्ड दिखे इन सी प्लस और वहाँ पे सी प्लस प्लस का मेंशन हो तो आपको ऑप्शन में सीधे इनहेरिटेंस के साथ जाना है, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो में बता रखा है, लगभग 8-10 मिनट का वीडियो होगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट उस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को दोबारा मैं यहाँ पे समझा के इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये रीयूजेबिलिटी यानी कि आपको सेम जो आपको क्लास में सेम जो किसी क्लास का जो डाटा है उसको हम किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करके फिर उस डाटा का फिर से यूज करते हैं, तो वही एक तरह का रीयूजेबिलिटी है जिससे कि हम एक ही चीज़ को बार बार लिखना ना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है The entire set of data and code of an object can be made a user-defined data type with the help of। तो यहाँ पे आपको ऊपर मैंने ये 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो भी कुछ सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे लैंग्वेज बदल गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको देखिए द इंटायर सेट ऑफ डाटा की आपकी बात है, यानी कि पूरा डाटा and code of object can be made a user defined data type with the help of। तो आपने user defined data type के बारे में ऊपर पढ़ा था, तो वो क्या था, क्लास था। तो इसका राइट आंसर क्लास हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर ही इंटायर सेट ऑफ डाटा होता है और उसके अंदर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये इंटायर सेट ऑफ डाटा हो गया एंड कोड हो गया, तो इस वजह से इसका आंसर क्लास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Paying attention to the important properties while ignoring inessential detail is none। तो यहाँ पे जब आप किसी भी सिस्टम का अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो या कुछ जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें आप उसके प्रोग्रामिंग के आप डिटेल में ना जाके उसका जो बस ऊपर का जो मान लीजिए जो यूजर एंड है वो जो उस चीज़ को देखता है आउटपुट के तौर पे, तो वो एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन होता है। जैसा कि आपको मैं एब्स्ट्रैक्शन बताऊं तो
अगर आप अपना टीवी यूज करते हो तो उसमें आप रिमोट का यूज करते हो, तो रिमोट को आप सीधे दबाते हो तो चैनल चेंज होता रहता है। तो वो चैनल चेंज होता है, उसके पीछे किस तरह की प्रोग्रामिंग की गई है, किस तरह का रिमोट में फंक्शन डाला गया है, तो वो सब चीज़ों को आप डिटेल में ना जानकर सीधे आप रिमोट को यूज करते हो। तो यही वही सेंस यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के टर्म में है। तो पेइंग अटेंशन टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ओनली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे ही अटेंशन देना है, वाइल इग्नोरिंग इन इसेंशियल डिटेल, इन इसेंशियल डिटेल को हम इग्नोर करते हैं। तो ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि डेटा का एब्स्ट्रैक्शन होना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। ये सेम क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये भी यहाँ पे होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए 7 नंबर पे चलते हैं। द क्लासेस विच आर इंटेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इंस्टांसेस आर कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंक्रीट क्लास, यानी द क्लासेस विच आर इंटेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इंस्टांसेस। तो यहाँ पे तो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंस्टांसेस आर कॉल्ड कंक्रीट क्लास। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन उप्स बाय wrapping अप कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट। जब भी आपको wrapping वर्ड दिख जाए एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट की बात की, यानी कि wrapping करने का मतलब यानी कि एक उस चीज को पूरा तरह से हम इनकैप्सुलेट कर देना, तो यानी कि उसे बांध के रख देना, तो उसको एक डेटा हाइडिंग उसमें कर देना, जिससे कि डिफरेंट जो डेटा है उसको एक जगह व्रैप करके रखना और उन सब में डाटा को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, ताकि एक डाटा दूसरे से इंटरफेरेंस ना करे। जब भी हम एक प्रोग्राम को रन करें तो उस टाइम जिस चीज़ को हम कॉल कर रहे हैं वो वही डाटा मेरे पास आए, ना कि हम कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम सम को कॉल कर रहे हैं और फिर माइनस का कोई फंक्शन या माइनस का कोई ऑपरेशन हमारे उस सम में बीच में आ जा रहा था, ये नहीं होना चाहिए। तो वो एक तरह का क्या है? डेटा इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे आपको इनकैप्सुलेशन के साथ जाना है। जब भी आपको रैपिंग वर्ड दिखे तो आपको यहाँ पे डेटा इनकैप्सुलेशन के साथ जाना है। चलिए आगे चलते हैं। द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, मेजर गोल क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? तो ये होता है रीयूज। हमने यहाँ पे रीयूज इनहेरिटेंस पे पढ़ा था, तो यहाँ पे मेजर जो गोल होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो रीयूज होगा। चलिए नेक्स्ट पे, द मैकेनिज्म बाय विच द डाटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। तो ये क्या होगा? ये इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ है, डेटा एंड फंक्शन आर बाउंड, यहाँ पे बाउंड आ गया, वहाँ पे नीचे में आपको एक रैपिंग वर्ड दिखा था, तो यहाँ पे ये भी इनकैप्सुलेशन। चलिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी ओवरलोडेड इन C++। तो ओवरलोडेड इन C++ क्या होता है? तो ये अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे कि ओवरलोडिंग क्या होता है? तो हम सेम फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट टर्म में यूज करते हैं। यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ वन फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मान लीजिए कोई एरिया, एक हमारा एरिया जो मान लीजिए एक फंक्शन अगर हमने लिया है, तो एरिया से हम उस एरिया फंक्शन से हम सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक तरह का ओवरलोडिंग हो रहा है। तो यही यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड इन C++, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग टू और मोर फंक्शन विद। तो यहाँ पे हमने आपको अभी इसका ऊपर ही हमने आपको आंसर बताया, विद सेम नेम विद एंड डिफरेंट आर्गूमेंट। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था जैसे कि एरिया अगर हमारा फंक्शन है तो फंक्शन सेम ही होगा, बट उसके अंदर आर्गूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो उसमें बस रेडियस का यूज होगा, ट्रायंगल का निकालना है तो हाइट और बेस दोनों का यूज होगा। तो आर्गूमेंट हमारे डिफरेंट हो रहे हैं, बट जो नेम जो है फंक्शन का वो सेम ही है, एरिया। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन C++, ओवरलोडेड फंक्शन आर द ग्रुप ऑफ फंक्शन विद सेम नेम। तो इसका अभी हमने आपको ऊपर ही बताया, ओवरलोडेड फंक्शन आर द ग्रुप ऑफ फंक्शन विद सेम नेम। और नीचे क्या है? ऑल हैव सेम नेम एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ पे कह रहा है सेम नेम भी और आर्गुमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर ए ही है।
तो आपको बाकी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लासेज आर डैश इन नेचर, ये हमने आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला था इस क्वेश्चन को, आपको इसका जवाब निश्चित रूप से पता होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर डैश इन नेचर, तो ये प्राइवेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास प्राइवेट होता है इन नेचर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय विच ऑपरेटर इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली अगर हमें किसी क्लास को अगर दिखाना है तो उसका हमारा ये 4 डॉट जो है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड क्लास डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे वैलिड क्लास डिक्लेरेशन क्या होगा, तो जैसे हमने आपको ऊपर बताया था कि सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड लिखना है, स्मॉल में ये होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सी भी स्मॉल होगा। उसके बाद आप क्लास नेम, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो आप क्लास नेम जैसा प्रोग्राम है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी क्लास नेम लिख सकते हो, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि आपको ऊपर के क्वेश्चन में मिल चुका था। उसके बाद आप यहाँ पे करली ब्रैकेट शुरू होता है और उसके बाद आप यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करते हो आपको क्या चाहिए, फिर सेमी कॉलम और फिर आप उसके अंदर जो भी डाटा आप मेंशन करते हो और फिर उसे बंद करके और यहाँ पे आपको ये जो सेमी कॉलम का जो यहाँ पे है सिग्नेचर जो है ये आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जब भी करली ब्रेसेस बंद होगा तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो साइन है ये यहाँ पे आना ही चाहिए। तो और बाकी आप में देखो तो बाकी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है तो ये यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए। चलिए आगे चलते हैं। पिक आउट द अदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो दूसरा जो डेफिनेशन है इंस्टांसेस ऑफ क्लास, तो यहाँ पे जब भी आपको ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरह का इंस्टांसेस ऑफ क्लास है। क्लास आप सीधा सा कहने का मतलब है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे क्लास में मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए एक क्लास है, अगर हमने एक क्लास इलेक्ट्रॉनिक ले लिया तो इलेक्ट्रॉनिक में ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सब हो सकते हैं, जैसे कि टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। बट हमारा यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास ओनली इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बोला जा रहा है, अनदर डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये इंस्टांसेस ऑफ क्लास है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल क्लास, कितने ऑब्जेक्ट हम एक सिंगल क्लास में डाल सकते हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम के नेचर पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है जो ये कितनी बार हम एक क्लास में ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो एज मेनी एज पॉसिबल, तो ये आप जितनी बार चाहो, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उतनी बार आप इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह का एक पॉलिटी में भी आपको क्वेश्चन बनता है जो कि बार बार पूछता है, जो आपको प्रेसिडेंट जो इलेक्शन है वो कितनी बार लड़ सकते हैं, ये आपको बहुत बार अगर आपने इधर के एग्जाम कुछ दिए होंगे तो ये सवाल पूछता है। तो इंडिया में जो है प्रेसिडेंट वो कितनी भी बार इलेक्ट हो सकता है, तो आप उससे इसको ध्यान रख सकते हो थोड़ा बहुत रिलेट करके, एज मेनी एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राइवेट डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय, प्राइवेट डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लास मेंबर फंक्शन, क्लास मेंबर फंक्शन से ही प्राइवेट डाटा एक्सेस होता है। ये तो आप सीधा समझ सकते हो, जो कोई भी प्राइवेट डाटा है तो क्लास मेंबर से ही होगा, ना कि दूसरे क्लास के किसी फंक्शन से। सेम क्लास में जो है वो प्राइवेट डेटा वो सेम क्लास का ही डेटा को एक्सेस करेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन, objects of class can directly use any member function declared in the public section only, इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक सेक्शन ओनली। तो क्वेश्चन कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ओनली, अगर हम एनी मेंबर पब्लिक सेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डायरेक्टली यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूजुअली स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर क्लास। स्कोप रिजोल्यूशन यहाँ पे हमने आपको 4 डॉट बताया था, तो ये वही है एक्सटर्नली जो क्लास को एक्सेस करते हैं, तो वही स्पेसिफाई है पर्टिकुलर क्लास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो ये हमने आपको एक कम्युनिटी सेक्शन में डाला था, वहाँ पे हमने आपको बोला भी था कंस्ट्रक्शन
ये कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ये आप इसको आप डिक्लेयर करो ना करो, ये ऑटो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको 2-4 बातें मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और कॉल्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। इसका कुछ आप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी ध्यान रख सकते हो। जो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा सेम होता है, जो क्लास का नाम होता है वो सेम होता है। इट इज डिक्लेयर्ड विद नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट इज डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, ये पब्लिक सेक्शन में ही ओनली डिक्लेयर्ड होता है। और ये इट कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी हो सकता है। और इट कैन नॉट रेफर टू इट्स ओन एड्रेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन क्लास, हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन क्लास। तो ये कैसे एक्सेस करेंगे? डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर से। हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन क्लास, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर से हम इसे एक्सेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच केस इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ डी स्ट्रक्चर इन अ क्लास। तो इसका जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो एक हमारा कंस्ट्रक्टर होता है और एक हमारा डी स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो इसका जो यहाँ पे साइन होगा, एक सेकेंड, डी स्ट्रक्टर का जो साइन होता है वो यहाँ पे ये होता है। ये आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे रखना है। और इसका भी नो आर्गुमेंट कैन बी प्रोवाइडेड एंड इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और ये ओवरलोड भी नहीं होता है। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। और ये भी हमारा जैसे ही क्लास डिक्लेयर्ड होता है, ये ऑटोमेटिकली ये डिक्लेयर्ड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर दूँ। 25वां क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में है। चलिए, अ कंस्ट्रक्टर that does not have any parameter is called construct। ये मैं फिर से पढ़ दूं, a constructor that does not have any parameter is called dash constructor। तो जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है तो वो आप समझ सकते हैं वो डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। A class named, चलिए नेक्स्ट पे, a class named student must have constructor whose name is, अगर हमारा एक क्लास है उसका नाम स्टूडेंट है तो उसका अगर कंस्ट्रक्टर जो होगा उसका नेम क्या होगा? तो मैंने आपको बोला सेम नेम जो क्लास का होता है वही सेम होता है कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास नेम है तो इसका भी राइट आंसर स्टूडेंट ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड, तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल कंस्ट्रक्टर इज, तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नो रिटर्न टाइप होता है। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल्ड कौन होता है? डिस्ट्रक्चर कॉल्ड होता है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्लास एक्स, क्लास वाई एंड क्लास जेड आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास। ये मैंने आपको इनहेरिटेंस में डिटेल में बताया है पिछले के वीडियो में। क्लास एक्स, क्लास वाई एंड क्लास जेड आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास, दिस इज डैश इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एक बेस क्लास है जिससे कि क्लास एक्स वाई जेड जो कि इनहेरिट है। तो ये किस तरह का है? तो ये हायरार्किकल है। ये कैसे हायरार्किकल है, इसके लिए मैंने आपको पिछला वीडियो जो बताया है वो उसमें जाके आप देख सकते हो। इसको हमने पूरे डिटेल में वहाँ पे बताया है। तो
हम आज इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। 30 क्वेश्चन आज हमारे यहाँ पे पूरे हो गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियो में जो भी इसमें इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो मैं सब आपको इस करा दूँ। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये C++ का ये फर्स्ट MCQ पार्ट था, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इसके और भी पार्ट 1-2 आएंगे तो उसमें मैं आपको सारा क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराता हूँ। और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि GS का भी अब मैं कुछ रेगुलर सीरीज लाऊँ जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं बस उन्हीं को कराऊंगा। बाकी आप GS के लिए लूसेंट हो या महेश कुमार वर्णमाल हो, इन सब बुक को आप प्रेफर करके पढ़ सकते हो। 40 नंबर का GS है, उसमें आपको मैथ का सेक्शन देखने को मिलेगा, रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको 10 नंबर के या 5-7 नंबर के ये सब मिलेंगे और 30 से 35 क्वेश्चन आपको GS के मिलेंगे, जिसमें कि 10 नंबर का करंट अफेयर भी होगा। तो स्टैटिक जो जीके है वो आपको 20 से 22 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का मिलेगा। तो उसके लिए आपको लूसेंट और महेश कुमार वर्णमाल की बुक सफिशियंट है। तो आप तैयारी करते रहें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।